नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost। एक केस का नाम है चंद्रा वर्सेस नानक। चंद्रा वर्सेस नानक। इस केस में क्या बात कही गई कि ऑब्लिगेशन टू मेंटेन ए डॉटर इंक्लूड्स रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ हर मैरिज। समझे? रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ मैरिज, यहां से बात कही गई इसमें। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो लड़की है उसके मेंटेनेंस में क्या बात आती है, रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ मैरिज भी आते हैं। ये सेक्शन 3 भी यही कहता है। सेक्शन 3 अगर आपको याद हो, कई सदियों पहले मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। सेक्शन 3 क्लॉज बी, यस ये था। सेक्शन 3 क्लॉज बी में मेंटेनेंस की डेफिनेशन दी गई है। प्लीज सी इट। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस का मतलब दिया गया है, यह है आपका सेक्शन 3 क्लॉज बी। मेंटेनेंस का मतलब क्या है? प्रोविजन फॉर फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, तो रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन शिक्षा, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। ठीक, ये हुए मेंटेनेंस के। और इन केस ऑफ अनमैरिड डॉटर क्या कहलाएगा? रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ हर मैरिज भी काउंट होते हैं। तो मेंटेनेंस में ये भी है, मेंटेनेंस रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ मैरिज भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, इसमें ध्यान रखना। तो जब लड़की के बारे में सोचेंगे तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और मेडिकल के अतिरिक्त आपको उसकी शादी के बारे में भी प्रोविजंस करने पड़ेंगे, ये मत भूलिएगा। ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट अनमैरिड डॉटर के पॉइंट पर रह गया है और वो है आपके लिए ये, एडॉप्टेड डॉटर हैज द सेम राइट टू क्लेम मेंटेनेंस एज ए नेचुरली बोर्न या लेजिटिमेट डॉटर। समझे? तो एडॉप्टेड, ये हमने जब एडॉप्शन के प्रोविजंस पढ़ते हैं तब भी वही बात हम कई बार पढ़ चुके हैं, वैसे भी दोबारा पढ़ लीजिए। चाहे लड़की एडॉप्टेड हो या आपके घर में जन्मी हो, उसके प्रति ऑब्लिगेशन आपकी सेम रहेगी, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। हाँ है ना। और आगे इसके अतिरिक्त अगर इलेजिटिमेट डॉटर हो, इलेजिटिमेट डॉटर हो तब भी, पहले क्या था इलेजिटिमेट डॉटर के संदर्भ में, देयर वाज ए कंट्रोवर्सी बिफोर 1956, देयर वाज ए कंट्रोवर्सी अमंग हाई कोर्ट्स। ठीक है, वेदर द प्यूटेटिव फादर हैज एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन हिज इलेजिटिमेट डॉटर्स और नॉट। लेकिन अब क्या है, कंट्रोवर्सी को खत्म कर दिया गया है। नाउ शी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अगेंस्ट बोथ द प्यूटेटिव एंड फादर एंड द नेचुरल मदर बट ओनली ड्यूरिंग माइनॉरिटी। समझे आप? तो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट की बात क्योंकि पहले खत्म कर दी गई है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। और यही आपका सेक्शन 20 है। सेक्शन 20 में अगर आप शुरू में जाएंगे आप, तो ये देखिए, ये लाइन थी 20 क्लॉज 1 में ही लिखी है बात। ये A Hindu is bound to maintain his or her legitimate और illegitimate children। चिल्ड्रन में सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए केस समझ लीजिए तरीके से, एक थे देवू, इनकी शादी हुई पारो से। अब पारो की जब शादी हुई, उनकी डेट थी मान लीजिए जनवरी 2022, 25 जनवरी को, ऐसे मान लीजिए 25 जनवरी 2022। जैसे ही कन्या घर में आई, अगले दिन ही पता चला कि मैडम तो प्रेग्नेंट हैं। बच्ची का जन्म हो गया, डॉटर। अप्रैल में जन्म हो गया, जनवरी में शादी हुई, अप्रैल में बच्चा हो गया। अब ये जो बच्ची हुई, अब समझिए देवू का रिएक्शन क्या होगा। देवू का रिएक्शन क्या होगा? जो पारो अपने साथ एक गिफ्ट लेकर के आई हैं, इस बच्चे को क्या बोला जाएगा? इलेजिटिमेट चाइल्ड। ठीक है, देखो देवू ने कहा कि मेरी बच्ची तो ये है नहीं। तो पारो और देवू के घर जन्मी अब इलेजिटिमेट कन्या, डॉटर। अब समझिए देव का हल क्या होगा।
अब जैसे जैसे लड़की बड़ी होगी, इसके लिए चाहिए, पैम्पर्स चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें चाहिए उसको, है ना। अब खिलौने भी, टॉय भी चाहिए, फिर स्कूल जाएगी। और देवू किलस रहा है मेंटेन करते हुए, उसको देखता है बेटी को और गुस्सा खाता है, पारो की तरफ देखता है गुस्सा खाता है, लड़की की तरफ देखता है गुस्सा खाता है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। देवू ने कहा कि मुझे खर्चा नहीं देना है इस लड़की को, बस दैट्स इट, शी इज नॉट माई चाइल्ड, शी इज नॉट माई डॉटर। तो पारो ने किया एडवोकेट शशांक शेखर को, और शशांक ने कहा कि देवू प्यार से सुन लो या पढ़ लो आकर के एक बार, कोर्ट में जाओगे पैसे डबल खर्च होंगे, चुपचाप पढ़ो सेक्शन 20। अब देवू को पढ़वाते हैं सेक्शन 20 कि देखो तुम हो देवू, समझे, यानी कि हिंदू, ओके, हिंदू, देवू हिंदू, यू आर बाउंड ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम टू मेंटेन योर इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, लेजिटिमेट तो है ही हैं, यू विल हैव टू मेंटेन योर इलेजिटिमेट चाइल्ड दैट इज दिस डॉटर। अब देवू जो है बेचारे किलसेंगे, लेकिन मेंटेन करना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, अब किसी तरीके से पूछा यहाँ वहाँ कब तक मेंटेन करना पड़ता है, आसपास वालों का कि देखो भाई 18 साल तक तो बच्चों को पालना ही पड़ता है ना, तो 18 साल तक तो मेंटेन करो ही करो। अब ये लड़की हो गई, इसका नाम चिंकी रख देते हैं, चिंकी। चिंकी बिकेम 18 years old नाउ शी इज मेजर। अब देवू ने कहा कि बस माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर नाउ। चिंकी ने कहा नहीं पापा, कि पापा मत बोलना, पापा तो हो तो आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा, और अभी देखो ऐसा है मुझे करना है लॉ, या मुझे करनी मेडिकल की तैयारी, उसके लिए पैसे और निकालो। फिर झगड़ा हुआ, फिर सीनियर एडवोकेट शशांक शेखर सामने आए, तो उन्होंने कहा कि देखो फिर दोबारा पढ़ो इसको, सेक्शन 20 को दोबारा पढ़ो। पिछली बार मैंने 20 क्लॉज 1 पढ़ाई थी, है ना, अब मैं आपको पढ़ाता हूं 20 क्लॉज 3 फिर पढ़ाओ। तो देवू को फिर पढ़ाई गई 20 क्लॉज 3 कि देखो ऑब्लिगेशन, द ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन, यानी कि देवू एक्सटेंड्स इन सो फॉर द अनमैरिड डॉटर इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ आउट ऑफ हर ओन अर्निंग्स और अदर प्रॉपर्टी। तो देखो देवू, अब आपको तब तक इसे चिंकी को मेंटेन करना पड़ेगा जब तक ये अपने पैरों पे खड़ी ना हो जाए। इसका मतलब जब तक कि वो अपनी ओन अर्निंग से या अपनी प्रॉपर्टी से इसको अपने को मेंटेन नहीं कर पाए। अब जो देवू है, ये रहे देवू और ये रही अब चिंकी। चिंकी बड़ी होती जा रही है, लेकिन चिंकी भी समझदार हो चुकी है, वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है, वो डिग्री से डिग्री बढ़ा रही है, शादी भी नहीं कर रही है, ठीक है, और मेंटेनेंस किससे ले रही है, देवू से। और देवू उतना ही किलसता जा रहा है और मेंटेनेंस देता जा रहा है। क्यों? उधर खड़ा है शशांक शेखर, जो उसको बार बार क्या पढ़वा रहा है, सेक्शन 20 क्लॉज 3 तब तक मेंटेन करोगे जब तक ये है अनमैरिड डॉटर, या तो मैरिड हो गई बात ही खत्म हो गई। जब तक ये अनमैरिड है, जब तक ये खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तब तक आप इसको करोगे। और कैपेसिटी नहीं देखोगे आप, कैपेसिटी ये जो शब्द है, मैं शब्द पढ़ाता हूं आपको कि ये आप नहीं देखेंगे कि कैपेसिटी टू अर्न नहीं देखेंगे आप कि कैपेसिटी, अब देखो कह रहा है 30 की हो गई है, कह रहे अनमैरिड है, बस कैपेसिटी है, नहीं देखा जाएगा। क्या इसी को इनकम है, कह रहे कमाती तो नहीं है, बस घर बैठी रहती है, तो ये मेंटेन करो। गॉट इट? मेरे ख्याल से अनमैरिड डॉटर के केस में अब आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हाईएस्ट लेवल पर हो जानी चाहिए। अब रही बात यहां पर, कहां पर, कि इनलेजिटिमेट में, वो ये ड्यूरिंग माइनॉरिटी हटा दीजिए, पुराना केस लॉ होगा। अब सिर्फ इतनी सी बात है, इसको ये जो लॉ था इनलेजिटिमेट के बारे में, तो ये इनलेजिटिमेट डॉटर के केस में पहले कंट्रोवर्सी थी हाई कोर्ट्स में कि भाई मेंटेन करेंगे नहीं करेंगे। अब कंट्रोवर्सी हैज बीन सेट एट रेस्ट, उस कंट्रोवर्सी को खत्म कर दिया गया है। अब जो है, जो प्यूटेटिव फादर है, नेचुरल मदर तो हमारे एग्जाम्पल में कौन हुई, पारो हुई, और प्यूटेटिव फादर कौन से हुए, जो फादर तो हैं लेकिन प्यूटेटिव है, वो उनका नेचुरल फादर की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं वो। तो ड्यूरिंग माइनॉरिटी का केस में ये नहीं है, ये अगर आप पढ़ेंगे तो माइनॉरिटी के तक नहीं, जब तक वो मैरिड नहीं हो जाती हैं या फिर अपने पैरों पे खड़ी नहीं हुई तब तक है। इस तरीके से करेंगे इसको अभी। तो दिस इज द लॉ रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ अनमैरिड डॉटर, अविवाहित पुत्री के संबंध में ये कंप्लीट लॉ हुआ। कर लेंगे आप लोग अब?
अब आ जाइए पेरेंट्स के बारे में। एज्ड और इन्फॉर्म पेरेंट्स के बारे में क्या लॉ है? कम ऑन, लेट्स डिस्कस दिस नाउ। अब पढ़ते हैं, देखिए अगेन वी विल हैव टू रीड सेक्शन 20। पढ़ते हैं, अब फोकस करेंगे ओनली ऑन द एज्ड और इन्फॉर्म पेरेंट्स, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। तो दिस इज सेक्शन 20 क्लॉज 1 सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन ए हिंदू इज बाउंड टू मेंटेन हिज और हर एज्ड और इन्फॉर्म पेरेंट्स। एक हिंदू अपने वृद्ध और इन्फर्म माता पिता को मेंटेन करने के लिए बाउंड है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ एजेड पेरेंट्स को, और सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस का मतलब यहां पर है कि आपको इसको पढ़ना चाहिए सेक्शन 20 की क्लॉज 3 के साथ में, और इसलिए आपके प्रतिनिधि के रूप में मैं इसको पढ़ रहा हूं। देखिए क्या है, द ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन टू मेंटेन हिज और हर एजेड और इन्फॉर्म पेरेंट्स, ऐसे पढ़ते हैं इसको। अपने वृद्ध माता पिता या अशक्त माता पिता को मेंटेन करने की जो कर्तव्य है, जो ऑब्लिगेशन है, दैट एक्सटेंड्स कहां तक? इन सो फार जहां तक द पेरेंट is unable to maintain himself or herself out of his or her own earnings or other property। उस सीमा तक जहां तक जो माता पिता हैं, जो पेरेंट हैं, स्वयं को मेंटेन करने में असमर्थ हैं अपनी आय या किसी अन्य संपत्ति से। तो यहां पर क्वेश्चन जो देखने वाला है, रूल इज सेम इन केस ऑफ अनमैरिड डॉटर और एज्ड और इन्फर्म पेरेंट्स। इन बोथ केसेस जो एज्ड पेरेंट्स हैं, यहां पर आप देखोगे ये जो राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, समझे? दिस किसे पढ़िए, क्या मतलब है? ये जो मॉडर्न हिंदू लॉ में है, दिस ऑब्लिगेशन इज नॉट एब्सोल्यूट। वन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन वंस एज्ड और इन्फर्म पेरेंट व्हेन द लेटर इज अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ आउट ऑफ हिज और हर ओन अर्निंग और प्रॉपर्टी। समझे? एब्सोल्यूट नहीं है। सेम थिंग वाज इन द केस ऑफ अनमैरिड डॉटर। एब्सोल्यूट ये नहीं है कि अगर कोई देवू के पिताजी भी है, मान लीजिए, है ना, देवू के फादर इनका नाम मान लीजिए राज कपूर, राज, नरगिस, ऐसे मान लीजिए, देवू, राज, नरगिस। अब राज हो गए, अब एज्ड हो गए हैं। देवू से कहा कि देवू बेटा कुछ पैसे का इंतजाम करा दे। कह रहे कैसे पैसे? कह रहे बूढ़ा हो गया हूं, तेरा बाप हूं, बूढ़ा हूं। कह रहे तो बूढ़े हो गए तो क्या हो गया? कह रहे देख कोर्ट चला जाऊंगा। कह रहे चले जाओ, क्योंकि शशांक ने मुझे चिंकी के चक्कर में इतनी बार सेक्शन 20 क्लॉज 3 पढ़ा चुका है ना, मुझे आपके लिए भी पढ़ लिया है मैंने वो। You can claim maintenance from me because you are my parents, no problem. But this is not absolute right. ये आपका absolute right नहीं है, dependent है condition पर। जब आप unable to maintain yourself होंगे, only then I can maintain you. You can claim maintenance from me only when you are unable to maintain yourself. आपको खुद की पेंशन 1 लाख रुपीज आ रही है, 1 लाख रुपीज। आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम है, पर आपको मेरी इनकम की तरफ देखना, बस मैं खुश ना हो लूं, ऐसा नहीं है। आई विल नॉट मेंटेन यू। मैं बेटा बूढ़ा हूं, सो व्हाट? मैं इनफर्म हूं, सो व्हाट? इफ यू हैव ए सोर्स ऑफ इनकम एंड यू कैन मेंटेन योरसेल्फ फ्रॉम दैट इनकम, देन आई डोंट हैव एनी लीगल ऑब्लिगेशन। और ज्यादा कर रहे हो, बुला लो शशांक को लाते हो मेरे सामने बार बार, सब लोग मिलकर के बुला लो उस वकील को। इस बार मुझे मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ेगी बिकॉज यू आर अर्निंग। दिस इज व्हाट दिस इज नॉट एब्सोल्यूट राइट बट व्हाट कंडीशनल राइट। कम ऑन, पढ़ लो लाइन को दोबारा इस संदर्भ में, देन यू विल अंडरस्टैंड। दिस ऑब्लिगेशन इज नॉट एब्सोल्यूट। और ऐसे ही स्टेटमेंट प्रिलिम्स में जब आते हैं तो तोते उड़ जाते हैं, ये कहां से क्या आ गया? नॉट एब्सोल्यूट। क्या एब्सोल्यूट क्यों? यू विल हैव टू प्रूव व्हाट, कि जो पेरेंट है
जिसको आप एजिड बोल रहे हैं, जिसको इन्फर्म बोल रहे हैं, है ना, दैट ही और शी इज अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, वो अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ है, आउट ऑफ हिज ओन अर्निंग्स और प्रॉपर्टी, स्वयं की आय या स्वयं की संपत्ति से मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तभी उसकी ऑब्लिगेशन अराइज होगी, अदरवाइज वो ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होगी। और यही बात डॉटर के मामले में भी वही थी कि उसी के बारे में भी आप कि जो अनमैरिड डॉटर का भी जो मामला था वो राइट भी एब्सोल्यूट नहीं था, वो भी इसी बात पर कंडीशनल था कि शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। बोलो तो राज को या नरगिस को मिलेगी मेंटेनेंस? नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं क्वेश्चन ले रहा था, मैसेज ले रहा था, हमारे एक बहुत ही भोले भाले मासूम छात्र हैं, इनका नाम है सौरभ बोस। इन्होंने कहा है फिर भी सर मेरे हिसाब से एब्सोल्यूट होना चाहिए पेरेंट्स के मामले में, पेरेंट्स के मामले में एब्सोल्यूट होना चाहिए। देखिए इनका अभी बाल मन है, इनका अच्छा मन है इसलिए कह रहे हैं ये। देखिए वो आपकी, अब आप अपने मदर फादर की अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो रोक कौन रहा है आपको? आप दिन रात सेवा करो। यहां मामला आ रहा है लीगल, और कोर्ट में कब मामला पहुंचता है? जब मामला जो रिलेशनशिप है वो उतनी मिठास वाले नहीं है। कई बार ये भी तो हो सकता है सौरभ कि किसी कारणवश पारो इतना सताती हो देवू को कि रुपया जेब में बचता ही ना हो, उधर तुम पिताजी को और लगा दो पीछे, उनकी अपनी इनकम भी है कि ना बेटा तू हमें भी दे, अब तो वो दैट विल नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। इसे कहते हैं सभी के इंटरेस्ट को बैलेंस करना। तो जो जिसकी ऑब्लिगेशन है मेंटेन करने की, उसको भी तो सांस लेने की जगह मिलनी चाहिए ना। तो ठीक है, मेंटेन करने का राइट मिलना चाहिए। कब मिलना चाहिए? जब उनके पास कोई क्राइसिस हो, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं वो। अगर सब लोग अपने अपने को मेंटेन करते जा रहे हैं तो अच्छी बात है, फिर क्यों किसी बोझ बनना भाई। और माता पिता की सेवा करनी तो खूब करो, कौन मना करता है। विदाउट लीगल कंपल्शन भी तो हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी लीगली कंपेल करके ही कराया जाए सब कुछ। मिसयूज भी होता है लॉ का प्रॉपर अच्छा यूज भी है तो मिसयूज भी है। पेरेंट्स मान लीजिए ऐसे हो जो शराबी कबाबी हो और उनको राइट दे दो, ऐसा भी होता है। राज को खूब पैसे उठाने का मन हो, अब बेटा कमाएगा और मैं उछालूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास तो कुछ रिस्ट्रिक्शन रही नहीं, ला बेटा और ला, वरना कोर्ट जाऊंगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो सभी बातों को देखना पड़ता है। तो इससे पहले आप, एक तो ये बात हुई, दूसरी बात इन जनरल मैं ही कहूंगा जुडिशरी की प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा इमेजिनेशन नहीं करना है क्या गलत है क्या सही है। आपको ऑस्टिन के कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए बस, कि जो लॉ दिया गया है वो हमें भाता है या नहीं भाता है, वही सही है, वही अच्छा है, उसी को फॉलो करना है फिलहाल, जब तक कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता है, जब तक कि हम लोग उस कैपेसिटी में ना पहुंच जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज ना बन जाए कि हम खुद भी एक जजमेंट के द्वारा लॉ को चेंज कर पाए, तब तक फॉलो द लॉ। ठीक, बढ़े आगे। चलिए साहब, यहां तक क्लियर है सब लोगों को? नेक्स्ट, द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन एज्ड और इन्फर्म पेरेंट्स, और मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ऐड करता हूं चिल्ड्रन की बात भी करते हैं यहाँ पर, चिल्ड्रन को भी, is a personal obligation arising out of parent child relationship। समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, everyone should understand this। ये जो सेक्शन 20 है, इसमें जो ऑब्लिगेशन टू मेंटेन की बात की गई है, ऑब्लिगेशन टू मेंटेन की बात जो की जा रही है सेक्शन 20 में, दैट इज ए पर्सनल ऑब्लिगेशन। व्हाट दैट इट मीन्स, क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब यह है कि दिस ऑब्लिगेशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी फॉर यू। काइंडली सी द लैंग्वेज। यहां पर आपको सेक्शन 20 को, फिर मैं पहले भी पढ़ा चुका, यहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ कि कोपार्सनल प्रॉपर्टी हो, उसके कब्जे में कोई प्रॉपर्टी हो तब मिलेगी, मेंटेनेंस देने के लिए होगी। ना 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 ना, ये भी नहीं कहा जा रहा आपके पास सोर्सेज है या नहीं है। तो पर्सनल ऑब्लिगेशन है ये। इट मींस मैं अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए बाउंड हूं क्योंकि मैं उनका बेटा हूं। मैं अपने बच्चों को मेंटेन करने के लिए बाउंड हूं क्योंकि वो मेरे बच्चे, हमारी एक रिलेशनशिप है। तो ये मेंटेन करने की जो ऑब्लिगेशन है, इट इज पर्सनल इन दैट टर्म, द बेसिस ऑफ दैट इज पर्सनल।
समझे? इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, कि मेरे पास कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है, मेरे पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, या कोई भी प्रॉपर्टी है। 20 सेक्शन 20 में इट इज नो वेयर मेंशन, प्लीज सी दैट। क्विकली पढ़ूंगा, देखो मैं अभी यहां पे कहीं नहीं मिलेगा आपको। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, ए हिंदू इज बाउंड ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम टू मेंटेन लेजिटिमेट इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, एज्ड और इनफर्म पेरेंट्स। बाउंड है, लेकिन आउट ऑफ की बात कहीं नहीं की गई, देखो। और उसी तरीके से क्लॉज 2 में क्या बात की गई है कि जब तक चाइल्ड माइनर है तब तक मेंटेन करेंगे। और इन दो के बारे में बात करता है जो सेक्शन सब क्लॉज 3 है, ये बात करता है एज्ड और इनफर्म पेरेंट्स की बात करते हैं, ये बात करता है अनमैरिड डॉटर की। और इनके केस में सिर्फ ये कहा है कि तब तक मेंटेन करोगे जब तक कि वो अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ होगा। तो ये जो ऑब्लिगेशन है, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी प्रॉपर्टी। हैविंग एनी प्रॉपर्टी इज नॉट कंडीशन प्रेसिडेंट इन दिस केस। प्रॉपर्टी का होना कोई पूर्व शर्त नहीं है, इट इज व्हाट पर्सनल ऑब्लिगेशन। हाँ है ना, बताइए, कर लेंगे आप लोग अब ये? तो अब थोड़ा सा कंपैरिजन है इतिहास में, अगर हम जाते हैं, अंडर द ओल्ड हिंदू लॉ दिस ऑब्लिगेशन वॉज इम्पोज ऑन द सन अलोन, डॉटर्स हैड नो सच ऑब्लिगेशन, पुत्रियों पर नहीं थी। अब लेकिन मॉडर्न हिंदू लॉ में, दैट इज सेक्शन 20, नाउ ऑब्लिगेशन ऑन सन एंड डॉटर सब। अब ये जो ऑब्लिगेशन है दोनों पर है, पेरेंट्स को मेंटेन करने की जो ऑब्लिगेशन है वो सन पर भी है और डॉटर्स पर भी है। क्यों? क्योंकि दे हैव यूज्ड द वर्ड हिंदू। हिंदू सन भी हो सकता है, द हिंदू इज बाउंड, हिंदू में बी ए सन, हिंदू में बी ए डॉटर। एंड पेरेंट डिड नॉट इंक्लूड, पहले जो ओल्ड लॉ था, ओल्ड हिंदू लॉ में क्या था कि पेरेंट शब्द है दैट डिड नॉट इंक्लूड ए स्टेप, सौतेले माता पिता की बात नहीं की गई थी। लेकिन अब क्या है, अब जो है सेक्शन 20 का जो एक्सप्लेनेशन है उसमें आप पढ़ लीजिए। सेक्शन 20 का एक्सप्लेनेशन है, पेरेंट जो टर्म है दैट इंक्लूड्स चाइल्डलेस स्टेप मदर, चाइल्डलेस स्टेप मदर, सौतेली मां कौन सी? जिसका कोई बच्चा ना हो। तो पेरेंट में यानी कि अब ये हो गई देवू, राज, नरगिस और स्टेप मदर, एसएम बना देते हैं हम। किसको बनाए भाई? मीना कुमारी बना देते हैं, मीना कुमारी। ये हो गई मीना कुमारी, ये कैसी हैं? चाइल्डलेस है। तो देवू से कहा जाएगा कि देवू देखो तुम्हारे पेरेंट्स में कौन है, राज को मेंटेन करो, नरगिस को मेंटेन करो, और तुम्हारी जो सौतेली माँ है ना मीना कुमारी, इसको ही मेंटेन करोगे। कि ये तो स्टेप मदर है, सौतेली माँ है तो मेरी, तो बेटा एक्सप्लेनेशन की वजह से करोगे। देखो इस एक्सप्लेनेशन में दिया ना पेरेंट की डेफिनेशन में, पेरेंट इंक्लूड्स चाइल्डलेस मदर, यानी कि अगर मीना कुमारी के कोई सन या डॉटर होता तो उनकी ड्यूटी हो जाती। अब उनका कोई बच्चा नहीं है तो बेटा तुम ही करोगे, तो देवू को ये भी करना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना? कर लेंगे आप लोग अब? बोलो। तो ये हुआ एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट। काम की बात क्या है, इसको आप बहुत गौर से देखना, क्योंकि यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। चाइल्डलेस फादर, कौन सा स्टेप को इंक्लूड नहीं किया गया है। यहां पर किसको इंक्लूड किया गया है? स्टेप मदर को इंक्लूड किया गया है, वो भी कौन सी? चाइल्डलेस को। इसीलिए ध्यान रखिएगा, चाइल्डलेस स्टेप फादर इज स्टिल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द एक्सप्रेशन पेरेंट्स। अब क्योंकि इनको एक्सक्लूड किया गया है ना, और यहीं से आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको कि पेरेंट्स, द टर्म पेरेंट्स इंक्लूड्स ऑप्शन ए चाइल्डलेस स्टेप मदर, ऑप्शन ए। देखो कैसे कैसे, इन दी सेक्शन 20 द टर्म पेरेंट्स इंक्लूड ए चाइल्डलेस स्टेप मदर, ये हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में चाइल्डलेस फादर, ऑप्शन सी में
ए एंड बी बोथ, चाइल्डलेस मदर एंड चाइल्डलेस फादर, डी नन। आंसर इज बताइए, व्हाट इज आंसर इन दिस क्वेश्चन? आंसर विल बी ए ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ये पूरी संभावना है, ये अगर आपने नहीं पढ़ रखा होगा, कि अगर स्टेप मदर हो सकती है तो स्टेप फादर क्यों नहीं होगा? भाई पेरेंट पे तो माता पिता दोनों ही आते हैं, तो ये गलती मत करना। यहां पर केवल और केवल चाइल्डलेस स्टेप मदर को कहा गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वंस एज्ड पेरेंट्स एग्जिस्ट ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम। ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जब तक जीवित हो तब तक अपने माता पिता का ध्यान रखेंगे। और क्योंकि ये ऑब्लिगेशन पर्सनल है, इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द पर्सनल पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल और पर्सनल। इससे फर्क नहीं पड़ता, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे पहले भी। हाँ साहब, इसको देख लीजिए। सेक्शन 24 ये कहता है कि क्लेमेंट टू मेंटेनेंस शुड बी ए हिंदू। यहां पर जो अगर हम सेक्शन 20 में पढ़ें, सेक्शन 20 में क्लेमेंट कौन कौन है? एजिड पेरेंट्स और चिल्ड्रन, है ना। तो इन दोनों के बारे में क्या पढ़ेंगे आप लोग? नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर दिस चैप्टर इफ ही और शी हैज सीज्ड टू बी ए हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। अगर किसी व्यक्ति ने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है, किसी और धर्म को अपना लिया है, तो वो इस चैप्टर के अंतर्गत कोई भी मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर पाएगा। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो वो फिर अब मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर बच्चों ने धर्म का परिवर्तन कर लिया तो फिर वो भी उसको मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 24 का यही महत्व है। और इस सेक्शन 24 में ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या कहा है, देखो इस शब्द को पकड़ लीजिए। ये जो कहा है इन्होंने, नो पर्सन में कोई भी हो सकता है। अब ये एजिड पेरेंट्स हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, चिल्ड्रन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जो भी व्यक्ति मेंटेनेंस चाहता है, ये कंपलसरी बात है, मैंडेटरी बात है कि उसको हिंदू ही होना चाहिए। अगर उसने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है तो वो व्यक्ति अब मेंटेनेंस प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये रूल सेक्शन 20 पर भी लागू होगा। सेक्शन 20 में जो लोग मेंटेनेंस चाहते हैं उनको हिंदू होना ही पड़ेगा। अगर वो हिंदू धर्म का त्याग कर चुके हैं तो फिर वो सेक्शन 20 का लाभ नहीं ले पाएंगे। इज इट क्लियर बॉस? बॉस बोलो। अब एक क्वेश्चन आता है आपका सेक्शन 125 सीआरपीसी में, ठीक है। सेक्शन 125 सीआरपीसी, सेक्शन 125 सीआरपीसी में भी बच्चे भी मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हैं, पेरेंट्स भी मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या ये आपस में इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है? आंसर इज कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। शब्दों पर ध्यान दीजिए और लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। Remedies under both the laws are held to be co-existent, mutually complementary and supplementary and in aid and addition to each other। 125 CRPC की बात कर रहे हैं एंड सेक्शन 20 हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट की बात कर रहे हैं। ये जो है ये को एग्जिस्टेंट है। क्या मतलब है इस बात का? क्या टर्म यूज की? को एग्जिस्टेंट। को एग्जिस्टेंट मतलब जो दोनों एक साथ चल सकते हैं, यानी कि ये होगी को एग्जिस्टेंट, दोनों एक साथ चल सकते हैं। म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे की पूरक हैं, सप्लीमेंट करती हैं। एक के अंदर कमी रहेगी दूसरे पूरा करती है उसको। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने सेक्शन 125 सीआरपीसी में अगर मेंटेनेंस ले लिया है तो वो 20 में नहीं जा सकते हैं, और 20 में अगर पिटीशन डाल रखी है तो 125 में नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति दोनों ही सेक्शंस में मेंटेनेंस प्राप्त कर सकता है। लेकिन यह जरूर है कि कोर्ट ये ध्यान रखेगी, मान लीजिए 125 सीआरपीसी में 10,000 रुपए का ऑर्डर हो गया और 20 वाली जो कोर्ट है वो चाहती कि 12,000 मिलना चाहिए, तो वो ये ध्यान रखेगी कि 10,000 तो वहां से ले रहा है ये, तो मेरी कोर्ट में हम वो लिखेगी जजमेंट में, क्योंकि 10,000 वहां से ले रहा है तो इसको अतिरिक्त 2,000 रुपए और दिए जाएं। तो 10 + 12 नहीं होगा, 10
+2 करके 12 मेकआउट करेंगे इसका बस। तो यानी कि एक कोर्ट ये ध्यान रखेगी कि दूसरी कोर्ट ने क्या ऑर्डर कर रखा है और उसमें कितना बढ़ाया जाए, या उसको कंसिडरेशन को ध्यान में कंसिडर करते हुए फिर अपना जजमेंट पास करेगी। तो 125 का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और इसी कॉन्सेप्ट से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आएगा, इसी कॉन्सेप्ट से मेंस में भी क्वेश्चन आएगा। Amount under section 125 CRPC shall be taken into consideration while awarding maintenance under personal law। ठीक है, मेंटेनेंस ऑर्डर अगर 125 में हो गया है, दिस कैन नॉट फोरक्लोज रिमेडी अंडर सेक्शन 18। 125 में अगर ऑर्डर हो गया है, उसकी वजह से सेक्शन 18 के अंतर्गत की जो रिमेडी है वो खत्म नहीं हो जाएगी, केवल अमाउंट को ध्यान रखा जाएगा, कितना अमाउंट किया गया था उसमें। ठीक, जो ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वंस चिल्ड्रन है वो भी पर्सनल ऑब्लिगेशन है, जैसे कि पेरेंट्स के बारे में है, एंड अराइजेज आउट ऑफ द पर्सनल रिलेशनशिप ऑफ द पेरेंट एंड द चाइल्ड। और एक खास बात ये है, अब ये है, समझिए इस बात को, देवू की फैमिली की बात चल रही है। देवू पारो का बेटा हो गया, मान लीजिए दिस इज मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, ठीक है। अब मुन्ना भाई है बेटा इनका, और अभी माइनर है, और वो ये कहता है कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं अपने दोस्तों में रहूंगा। ठीक है, रह ले। फिर फोन किया कि 10,000 रुपये भेज दो। किस बात के भाई? मेंटेनेंस के पापा जी। मेंटेनेंस किस बात की? या तो घर पे आके रहे, जैसे हम खा पी रहे वैसे तू भी खाए पिएगा, तुझे अलग से क्यों भेजूंगा मैं, रोटी कपड़ा मकान ये सब, साथ में रहना तो रह, तब मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। शशांक शेखर वकील साहब मिलके टहलते हुए मुन्ना भाई को कह रहे कैसे नहीं देंगे, तू पढ़ अभी फटाफट, लॉ पढ़ाता हूं तुझे, देख मैं। mere refusal of a son to live with his father, अगर कोई बेटा अपने पापा के साथ रहने से मना कर देता है, that does not disentitle him from claiming maintenance, केवल उसकी वजह से उसको मेंटेनेंस के लिए डिसएंटाइटल नहीं होगा वो, he can claim maintenance from his father। तो शशांक शेखर ने यहां पर भी तिल्ली लगा दी कि बेटा अलग रहो, मेंटेनेंस हम दिलाएंगे। काला कोट है ना हमारे पास, ये किस लिए है, लॉ ढंग से पढ़ रखा है हमने, हम दिलाएंगे तुम्हें, तुम अलग रहो। तो तब भी हो सकता है ये। दो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस में बी अफेक्टेड, कोर्ट ये तो कह सकती है कि इसे पैसे कम दो, लेकिन राइट खत्म नहीं हो जाता, राइट मेंटेनेबल है, तो राइट मेंटेनेबल रहेगा। और अगर मान लीजिए मुन्ना भाई को समझा बुझाकर घर भेज दिया जाए, लेकिन वो क्या है, डिसओबीडियंट सन है, बात नहीं मानता। देवू कहते कि बेटा सुबह उठ जाओ, नहीं उठता, पढ़ लो, नहीं पढ़ता, कुछ काम धाम कर लो, नहीं करता, क्या कर लोगे, तो ये मैं कुछ नहीं दूंगा खाने पीने के लिए, कैसे नहीं दोगे, शशांक भैया सेक्शन 20 लेकर आओ, तो सेक्शन 20 फिर सामने आ जाएगा। सो इवन डिसओबीडियंट सन की बात है या डिसओबीडियंट डॉटर की बात है, उस डिसओबीडियंट होने की वजह से उनका जो मेंटेनेंस का राइट है वो खत्म नहीं हो जाता है। मान लीजिए मुन्ना भाई एज 16 ईयर्स, 16-17 साल की उम्र है, और किसी लड़की से प्यार हो जाता है, ठीक है, लड़की से प्यार हो गया, और गुस्से में जब देवू को पता चला, देवू गुस्सा खा गया, निकल जा मेरे घर से। अब मुन्ना भाई ने कहा जा रहा हूं, लड़की को ही बुला लिया, ठीक है। अब फोन कर रहा है, पापा जी कुछ पैसे खाने के लिए फूड, कुछ पैसे क्लोथ के लिए क्लोथिंग, कुछ पैसे रेंट रेजिडेंस के लिए, ये भेज दीजिए, और थोड़ा ना मुझे बुखार से भी आ रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराना है, और मैं चाह रहा हूं कुछ पढ़ भी लूं जरा। तो इन 5 पॉइंट को, यानी कि सेक्शन 3B पढ़ लीजिए, मेंटेनेंस की डेफिनेशन में जो जो 5 हेड आते हैं उन सबका थोड़ा थोड़ा पैसा मुझे भेज दीजिए। देवू ने कहा थप्पड़ इतने लगाऊंगा, मेरे साथ तू रहता नहीं, डिसओबीडियंट तू हो चुका है, समझे, मेरी एक बात सुनता नहीं है तू, फिर कहेगा मेंटेनेंस। शशांक भैया सेक्शन 20 बताएंगे कि देखो देवू जी, जब तक ये आपका बेटा
जब तक ये आपका बेटा बालिग नहीं हो जाता तब तक इसका मेंटेनेंस का राइट बनता है। आप ये नहीं कह सकते ये साथ नहीं रहता या आपकी बात नहीं सुनता, ऐसा कह के आप इसके राइट को नेगेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ में जो उनकी लड़की है, मुन्ना भाई की चिंकी मान लेते हैं, चिंकी भी ऐसा ही करती है, वो भी नहीं सुनती किसी की बात, वो भी ऐसे अलग रह रही है, तो उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन चिंकी जैसे 19 साल की भी हो गई तब भी नहीं सुधरी चिंकी ने कहा कि पापा जी पैसे भेज रहे हो क्या, 30 तारीख हो गई। अब देवू ने बुलाया फिर शशांक को कि भाई अब तो बताओ, चलो मुन्ना भाई का तो मामला निपट गया, 18 साल तक मेजर हो गया, बात खत्म हो गई। चिंकी को तो तब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा जब तक कि इसकी शादी नहीं हो जाती या जब तक कि कमाने नहीं लगती, क्योंकि उसका स्टेटस क्या है, शी इज अनमैरिड डॉटर। उसकी लाइबिलिटी मेंटेनेंस करने की 18 साल पर खत्म नहीं हो जाती है। दैट विल कंटिन्यू टिल शी गेट्स मैरिड और टिल शी स्टार्ट्स अर्निंग एंड टू द एक्सटेंट शी इज एबल टू मेंटेन हरसेल्फ। तो शशांक और देवू की ये कहानी है, इसने आपकी मदद की सेक्शन 20 को समझने के लिए। तो प्लीज लेट मी नो आपको ये बात समझ में आई नहीं आई। आई बिलीव कि आपको बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर ऑफ सेक्शन 20, मैंने इसके 3 पेज के नोट्स आपको, ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं, अंडरलाइन बोल्ड सब मैंने खुद किया है। आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं करना है। दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे मैंने सबको इंक्लूड किया है आपके लिए इसलिए। अब यहाँ से कोई एक पॉइंट बचता है, वो देख लीजिए आप। एक है इंटरिम मेंटेनेंस अलाउंस। क्या कह रहा है, इंटरिम मेंटेनेंस अलाउंस। इंटरिम मेंटेनेंस अलाउंस का मतलब है कि अभी मुकदमा चल रहा है तो क्या इंटरिम मेंटेनेंस अलाउंस मिल सकता है? यस, इंटरिम मेंटेनेंस अलाउंस भी मिल सकता है। कोई प्रोविजन नहीं है इंटरिम मेंटेनेंस देने का, लेकिन वो इनहेरेंटली है। अगर कोर्ट को एक फाइनल ऑर्डर पास करने की ताकत है, पावर है, तो वो इंटरिम अलाउंस का भी प्रोविजन कर सकती है। यानी कि जिस दिन पिटीशन आई उस दिन से आपको कुछ ना कुछ मिलता रहे, ये भी पॉसिबल है। नोट्स में लिखा है। चलिए कोई क्वेश्चन पूछना हो तो, अदरवाइज फ्रॉम माई साइड दिस टॉपिक एंड्स हियर नाउ। हाँ, एक क्वेरी है भाई, चाइल्डलेस स्टेप फादर, चाइल्डलेस फादर अगर हो, अगर किसी के बच्चे ही ना हो तो उसका कैसे होगा, है ना। तो जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा है यारो, है ना। उसके लिए फिर जो है ओल्ड एज होम, जो गवर्नमेंट एड्स वगैरह वहां पे जा सकते हैं। तो मांगेगा किससे भाई, वो बच्चा है नहीं, है ना, तो किससे लेगा फिर वो। मैं आपको बता दूं, ये जुडिशरी का एग्जाम सबसे आसान एग्जाम है हिंदुस्तान का। वीडियो में भी कई बार समझाया होगा, आपको अभी बता रहा हूँ। आपको यूपीएससी से कंपेयर कर लीजिए, ना जीएस है, ना सीसेट है, ना वो दुनिया भर झंझट नहीं है। रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है और पहले 3 साल या 5 साल पढ़ करके आ रहे हो। सिर्फ फेल होते हैं हम अपनी गलती से, क्योंकि कभी एडवोकेसी में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, लगातार हम पढ़ नहीं रहे हैं। इसका केवल और केवल से मान लीजिए 18 से 24 महीने के अंदर आपको जज बन जाना चाहिए। और ये सब खत्म कीजिए महाराज, अगला वीडियो पढ़ने बैठो। चलो चलो चलो, शाबाश।